आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम जो करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड CRUD ऑपरेशंस। CRUD ऑपरेशंस, ठीक है। किसी भी डेटाबेस के लिए CRUD ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। सो CRUD का आपको पता ही है। फर्स्ट क्रिएट रिकॉर्ड्स या क्रिएट डॉक्यूमेंट्स बोलूंगा, सेकंड को बोलूंगा मैं रीड डॉक्यूमेंट्स, थर्ड अपडेट, फोर्थ इज डिलीट। ओके, सो हमारे पास ये चार ऑपरेशन होते हैं CRUD ऑपरेशन के अंदर, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ओके, आप सभी को पता होगा। तो हम MongoDB के अंदर आज फर्स्ट ऑपरेशन करने वाले जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। ओके, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। इवन दो हमने क्रिएट डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने एक इंसर्ट, क्रिएट डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स, इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स इन MongoDB, ठीक है। MongoDB के अंदर रिकॉर्ड्स कैसे इंसर्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हमने पहली बार अपना डेटाबेस बनाया था तो उसके अंदर डेटाबेस तब तक नहीं बनता था जब तक कि आपका कम से कम एक कलेक्शन ना हो, और कलेक्शन बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो कमांड पढ़ी थी वो इंसर्ट ही पढ़ी थी, ठीक है। तो इंसर्ट डॉक्यूमेंट की हेल्प से आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट तो होता ही होता है, एट द सेम टाइम योर कलेक्शन आल्सो बीइंग क्रिएटेड, ठीक है। तो एक कमांड तो हमने पढ़ी है, बट आज हम वो सारी कमांड देखने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहली जो कमांड होती है जिसकी हेल्प से हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज वी कॉल्ड इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड, आई थिंक हमने एक इंसर्ट कमांड कर रखी है, बट इसको आज थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे। दूसरी है आपकी इंसर्ट वन, ठीक है। ये भी एक फंक्शन है MongoDB का जिसके हेल्प से हम अपने MongoDB के अंदर अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तीसरी जो कमांड है दैट इज कॉल्ड इंसर्ट मैनी। If you want to insert multiple records at the same time, you can use insert many. Okay? So ये तीन तरीके तो हमारे फंक्शंस के हैं कंसोल बेस्ड। MongoDB शेल की थ्रू हेल्प से हम सारे फंक्शन ऑपरेट करते हैं, MongoDB शेल, ठीक है। बट आज हम एक और नया तरीका सीखने वाले हैं, दैट इज द फोर्थ वन। ओके, दैट इज MongoDB कंपास, ठीक है। आज हम GUI एनवायरनमेंट भी सीखने वाले हैं, क्योंकि मैंने शायद पहले लेक्चर में बोला था कि हम GUI बाद में करेंगे, बट मैंने बाद में अभी सोचा कि अगर हम बाद में करेंगे तो हमें सारी चीजें फिर से रिपीट करनी पड़ेंगी। लाइक हमने जो भी इंसर्ट कमांड करेंगे, जो भी कमांड्स पढ़ेंगे, वो मुझे दोबारा से एक बार इंप्लीमेंट करके दिखानी पड़ेंगे। तो इससे बेटर ये है कि जब हम कंसोल बेस्ड पढ़ रहे हैं, क्यों ना हम GUI भी साथ के साथ पढ़ते रहे, ताकि अगर आपको इन केस कुछ प्रॉब्लम आती है कमांड बेस से, तो आप डायरेक्टली GUI की हेल्प से आप डेटा कम से कम इंसर्ट तो कर सको। ओके, तो आज हम सबसे पहले मैं आपको MongoDB कंपास के बारे में बताता हूं कि कंपास क्या होता है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने जब अपना MongoDB इंस्टॉल किया था तो मैंने आपको बोला था कि जो GUI है उसको अनटिक कर देना। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने अनटिक कर दिया होगा, तो वो इंस्टॉल नहीं हुआ होगा, कुछ लोगों ने तो इंस्टॉल कर लिया था। तो आज क्या करते हैं, हम पहले MongoDB के बारे में देखते हैं कि क्या है, कैसे करते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और यहाँ पर mongodb.com खोलते हैं, और सबसे पहला काम यही होगा कि हम अब एक बार GUI को इंस्टॉल कर लेते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ कैसे Mongo कंपास पे काम करेंगे। तो सॉफ्टवेयर में जाएंगे, नीचे कंपास लिखा हुआ है, GUI फॉर MongoDB, तो हम इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो MongoDB कंपास के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ठीक है, यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन है, ट्राई कंपास टुडे, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगेन एक पेज ओपन होगा जहां पर राइट हैंड साइड पे आपको अवेलेबल डाउनलोड दिख जाएगा, ठीक है। और जो भी आपका करंट आपका जो लैपटॉप होगा, उसका जो भी विंडो होगा, उसके बेस पे ऑटोमेटिक सिलेक्शन आ जाएगा। अदरवाइज आप विंडोज 7, मुझे MSI चाहिए तो मैंने MSI सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका इंस्टॉलर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ लेफ्ट में नीचे आ रहा होगा, 141 MB का है।
एंड इट विल टेक डिपेंडिंग अपॉन द शिफ्ट 10 से 15 मिनट लेगा। अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो जब आपका MongoDB कंपास इंस्टॉल हो जाएगा, इट इज वेरी इजी। जब आप इसको ओपन करोगे देखोगे आपके डेस्कटॉप के ऊपर एक MongoDB कंपास के नाम से एक लिखा आ रहा है, द MongoDB GUI। आपने सिंपली इसको डबल क्लिक करना है। ठीक है, इट विल बी ओपन, ये ओपन हो जाएगा। कुछ वहां पर मैसेजेस आएंगे कि आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो, ये आपका एक्सपीरियंस होगा, आप ये सीखोगे, ये चीज करोगे, जो भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी आपने नेक्स्ट 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 करते रहना है। तो फाइनली जब आप ओपन करोगे तो MongoDB का कुछ ऐसा सा कंसोल आ जाएगा आपके पास, बिल्कुल सेम ऐसा। ठीक है, अब ये जो MongoDB GUI है टोटली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसके अंदर आपको कोई भी कमांड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। बट सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, जैसे कि जब हम Mongo स्टार्ट करते थे तो ऑटोमेटिकली हमारे MongoD से, हमारे सर्वर से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ताकि जो भी डेटा है वो सर्वर के थ्रू आपके डेटाबेस में स्टोर हो सके। तो आप देखोगे यहाँ पर एक कनेक्ट की ऑप्शन आ रही है, कनेक्ट, जो आपको आपके सर्वर के साथ, डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए हेल्प करेगा। बट अगर आपको देखना चाहते हो कि हाँ कौन सी कमांड है, तो ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर वही सब चीजें होंगी, लोकल होस्ट 27017, वही पोर्ट जो वो यूज करता था मोंगो। और देखो मैं आपको मोंगो भी ओपन करके दिखा देता हूं, सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। ठीक है, यहां पर मैं मोंगो लिखता हूं। ठीक है, ये देखो ऊपर क्या लिखा आ रहा है, 127.0.1, दिस इज कॉल्ड योर लोकल होस्ट, और आगे पोर्ट नंबर लिखा हुआ है। तो सेम पोर्ट पे ही आपका MongoDB कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो आप सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो कनेक्ट हो जाएगा। और आप ध्यान से देखो, जो भी डेटाबेस हमने बनाए थे कमांड प्रॉम्प्ट कंसोल के अंदर, जो इसका शेल है, सेम सारे डेटाबेस यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, लाइक हमने लास्ट टाइम मोंगो डेटा टाइप्स पे काम किया था, तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे इसके अंदर यूजर्स नाम के कलेक्शन बनी हुई है, और कलेक्शन के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बने पड़े हैं। ठीक है, ये सारे कलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स हमारे वहां पर ऑलरेडी पड़े हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, तो आप देख सकते हो ये सारे हमारे कलेक्शन बनी हुई है, ऑब्जेक्ट आईडी, रोल नंबर, फी, ये हमने बनाए थे। ठीक है, तो ये सारे वही डॉक्यूमेंट्स है जो हमारे कलेक्शन के अंदर थे। ठीक है, तो आप अगर ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ पर दिखा रहा है कि हमारे पास कौन कौन सी कलेक्शंस बनी हुई हैं। तो एम डेटा टाइप्स आपके डेटाबेस का नाम है, और यूजर आपका कलेक्शंस का नाम है, और ये सारे आपके रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसा क्यों ना करें, एक और चीज है, हम क्या करते हैं, अपने खुद का एक पहली बार डेटाबेस क्रिएट करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है। हमें वहां तो क्रिएट करना आता है यूज कमांड से। ठीक है, तो हम GUI के अंदर कैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जब यहाँ पर लेफ्ट में जाओगे, सबसे नीचे जाओगे, यहाँ पर एक प्लस का साइन बना होगा, नीचे प्लस का साइन बना हुआ है, और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, जिनको नहीं दिख रहा उनको दिख जाए। ठीक है, ये देखो यहाँ पर प्लस दिख रहा है, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, ये प्लस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका एक पॉपअप खुलेगा, वो आपसे पूछेगा क्या आप डेटाबेस का नाम रखना चाहते हो। तो हम इसका नाम रख देते हैं माई DB अंडरस्कोर सेक्शन IJKL। ओके, ये रख लेते हैं। ओके, अब जैसे कि आपको पता है डेटाबेस तब तक नहीं लिस्ट होता जब तक कि उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कलेक्शन ना हो। तो पूछा कि कोई कलेक्शन का नाम रखना चाहते हो। अगर आप बिना कलेक्शन के नाम से इसको सेव करने की कोशिश करोगे, ये एरर दे देगा, इनवैलिड नेम स्पेस स्पेसिफाइड। वो कह रहा है कि ऐसा कोई डेटाबेस मैं नहीं बना पाऊंगा। क्यों? क्योंकि कलेक्शन नहीं दी। तो हम ऊपर चलते हैं, एक कलेक्शन बना देते हैं यूजर्स की। ठीक है, यूजर्स की कलेक्शन बना देते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे यहां पर एक नया बन गया होगा सेक्शन। ये देखो कहां गया, ये रहा, आ गया माई DB सेक्शन IJKL। यहां पर क्लिक करोगे, आपका यूजर्स नाम का एक कलेक्शन भी ऑटोमेटिकली बन गया। अगर आपको एक नई और कलेक्शन बनानी है तो आप सिंपली ऊपर जाओगे, ऊपर लिखा हुआ क्रिएट कलेक्शंस, इस पे क्लिक करेंगे, यहां पर कलेक्शन का नाम दे सकते हो आप। सपोज मैं रखना चाहता हूं स्टूडेंट्स। ठीक है,
उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं जब कलेक्शन बनाते हो, लाइक आप कैपिंग करना चाहते हो, ठीक है, मैंने आपको शायद डिस्कस किया था, बट मैंने ये बताया था आपको कि ये चीज हम यहाँ पर अभी नहीं करेंगे, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज फिर भी मैं बता देता हूँ कैप के अंदर क्या हो सकता है, आप अपनी कलेक्शन को एक कंस्ट्रेंट लगा सकते हो कि इसके अंदर इससे ज्यादा साइज ना हो, लाइक मैं कहता हूँ 100 MB का, तो 100 MB से अगर ज्यादा आपके डेटा होने लग जाएगा तो क्या होगा, पुराना डेटा रिप्लेस होता जाएगा और नया डेटा उसके ऊपर आता जाएगा, ठीक है। तो कैपिंग क्या करेगी, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, सपोज आपने 7-8 डॉक्यूमेंट्स डाल लिए और हर एक डॉक्यूमेंट का साइज है 15, तो 15×7 = 105, तो अगर आपने 100 MB सेट किया हुआ है तो 100 MB से जितना भी डेटा होगा 5 MB वो पुराने डेटा को रिप्लेस करना शुरू कर देगा, तो हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। और कस्टम कलेक्शन के अंदर अगर आपको कुछ और कस्टमाइजेशन लगानी है कि स्ट्रेंथ कितनी हो, केस लेवल कैसा हो, ठीक है, ओके, तो ये हमें अभी जरूरत नहीं है, हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं होता, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर अगर कुछ काम करना होता है, ठीक है, वहां पर तो एक कलेक्शन बना लेते हैं हम पहले, ठीक है, तो स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन बन गई, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर रिकॉर्ड डालने हैं, तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा, आपका स्टूडेंट्स नाम का कलेक्शन ओपन हो जाएगा, अब आप इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं आपको GUI में रिकॉर्ड इंसर्ट करना सिखा देता हूं, कैसे डाल सकते हो, इन फ्यूचर आपको डालने पड़े तो आप डायरेक्टली डाल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप यहाँ पर देखो, सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा रहा है दिस कलेक्शन हैज नो डेटा, दिस कलेक्शन हैज नो डेटा, ठीक है। तो आप इसके अंदर डेटा कैसे डालेंगे, यहाँ पर बटन बना हुआ है, दूर से दिख रहा है ऐड डेटा, तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा, दो ऑप्शन देगा, इंपोर्ट फाइल या इंसर्ट डेटा, अभी हम इंसर्ट डेटा पे क्लिक करते हैं, ठीक है। मैंने जब इंसर्ट डेटा पे क्लिक किया, यहां पर फिर से एक पॉपअप आ गया जहां पर वो बोल रहा है कि यहां पर आप जेसन डेटा को लिख सकते हो, तो क्या करना है आपको, जैसे कुछ कमेंटिंग हो रखी है तो हम क्या करते हैं, लाइन 4 पे जाते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं एक बार इसको, ठीक है, यहां पर क्लिक करोगे, आपको जेसन डेटा डालना है, आपको पता है जेसन कैसे डालते हैं, 2 ब्रैकेट्स और इसके अंदर आप लिखोगे नेम पंकज, ठीक है। जब आप ये लिखोगे पंकज नेम, आप देखोगे नीचे एक एरर आ रही है, सबसे नीचे देखो, इंसर्ट नॉट परमिटेड व्हाइल डॉक्यूमेंट कंटेन एरर, वो कह रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एरर है, तो मैं इसके अंदर अपना इंसर्ट नहीं करने दूंगा। और क्यों नहीं करने देता वो मैं आपको बता देता हूं क्यों, बिकॉज जब आप कंसोल पे की वैल्यू पेयर लिखते थे तो मैं आपको बोलता था की के अंदर कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जब आपका जो कंसोल होता है वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, वो क्या करता है, जब आपका डेटा इंसर्ट करता है उससे पहले उसके अंदर वो कोट्स खुद से लगा देता था, बट क्योंकि ये GUI एनवायरनमेंट है, GUI का मतलब है कि उसने कुछ अपने सेट ऑफ रूल्स रखे हुए हैं, वो कहता है कि नहीं आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपना डेटा प्रॉपर बना के डालो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये नेम है कि इसको भी कोट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, कोट्स लगाने पड़ेंगे, बिकॉज हम इतना फायदा तो किसी का भी नहीं उठा सकते ना कि ये भी तू कर दे, तो ठीक है, तो हमें उसको प्रॉपर आपको एक जेसन बना के देना पड़ेगा की वैल्यू पेयर में, ओके। अब आप क्या करते हो, आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करोगे, आपका डॉक्यूमेंट बन गया, यहाँ देख सकते हो आप, आ गया, हाँ, जैसे कि उसमें आईडी अपने आप आती है, इसके अंदर भी अपने आप आ सकती है, ठीक है, किसमें, हाँ, क्योंकि वो कंसोल आपको हेल्प कर रहा है ना वहां पर, यहाँ पर कंसोल थोड़ी आप हेल्प कर रहा है, यहाँ पर हमें और हेल्प मिलेगी, मैं आपको दिखाऊंगा ये कितना हेल्पफुल है। अब हर कोई पर्सन GUI पे काम करता है, उस पर कोई भी काम नहीं करता, बट क्योंकि जब आप अपनी एप्लीकेशन बनाओगे वहां पर तो हार्ड कोड लिखोगे ना, तो हार्ड कोड में तो कमांड्स ही आएंगी, वहां तो GUI को डायरेक्ट थोड़ी आप इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो वहां तो आपको कमांड्स लिखनी पड़ेंगी, तो GUI आपकी तब हेल्प करता है जब आपको कुछ बहुत जल्दी कुछ काम करना हो, आपको थोड़ी बहुत अपडेशन करनी हो, डिलीट करना हो, वहां पर बहुत हेल्पफुल है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके, ओके। अब मैं एक और डेटा इंसर्ट करता हूं, सपोज मुझे मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना है, ओके, तो एक और भी ऑप्शन होती है यहां पर, देखो ये डाटा होता है जेसन के लिए, दूसरे पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये बड़ा अच्छा तरीका दिखाएगा डालने का, आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट में जाओ, फील्ड दे दो, सपोज मैं देना चाहता हूं नेम,
और यहां पर मैं अपना नाम देता हूं सचिन। देखो लेफ्ट में आपको दिखा रहा है स्ट्रिंग। अच्छा अगला रिकॉर्ड डालना है, यहां पर जाओ, प्लस दबाओ, यहां डाल दो एज। एज, अब आपको पता है एज कैसी होती है, इंटीजर होती है, तो आप यहां पर राइट में जाओ, यहां से इंटीजर सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और यहां पर एज डाल दो, ठीक है 20। और जैसे इंसर्ट पे क्लिक करोगे आपका डेटा इंसर्ट हो गया, आपका डेटा इंसर्ट हो गया। तो ये और भी इजी है, इसके अंदर आपको जेसन में फॉर्मेट में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो भी फील्ड आपको डालनी है वो फील्ड डालो, आपको डेटा टाइप सिलेक्ट करो, आपका डेटा डल गया, ठीक है। आई थिंक दिस इज मच मोर इजी, ओके। और सबसे बड़ी बात, आपको एक, जब आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको अगर कोई डेटा चेक करना होता था तो कैसे चेक करते थे, फाइंड कमांड से। यहां फाइंड कमांड की जरूरत ही नहीं है, आपका डेटा जैसे इंसर्ट करोगे आपको ऑटोमेटिकली अच्छे से फॉर्मेट में दिख जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद नहीं आ रहा जो दिख रहा है, तो हम अगर फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां देखो, यहां पर पहला व्यू जो होता है दैट इज लिस्ट व्यू। अगर आप इसको जेसन फॉर्मेट में देखना चाहते हो जैसे कि उसमें होता है कंसोल पे, तो आपने यहां पर जेसन पे सिलेक्ट कर देना है। तो आप देखो डेटा कैसे फॉर्मेट में आ रहा है, जेसन फॉर्मेट में आ रहा है जैसे कि कंसोल पे आता है, ठीक है। बट अभी यहां पर आप क्या कर रहे हो, आप एक चीज मिस कर रहे थे, टेबल्स। आपका जीयूआई आपके डेटा को टेबल्स की फॉर्मेट में भी दिखाता है। देखो मैं यहां क्लिक करूंगा, आगे टेबल्स, देखो अभी तो छोटा सा टेबल बना हुआ, देखो फिर भी टेबल्स में आ रहा है, नेम स्ट्रिंग एज। अगर पंकज की एज नहीं तो वहां पर नो फील्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ओके। तो यहां पर आप सब चीजें अलग अलग व्यू को अलग अलग तरीके से देख सकते हो। फर्स्ट लिस्ट व्यू, जहां पर आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट में आएगा, दूसरा जेसन में, और तीसरा टेबल की फॉर्मेट में, सिर्फ देखने के लिए, ठीक है। वहां पर हमें सिर्फ एक ही फॉर्मेट दिखता था और उसके लिए भी हमें प्रिटी कमांड लगानी पड़ती थी, अदरवाइज नहीं दिखता था ढंग से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैं दूसरे फॉर्मेट में जा रहा हूं, इंपोर्ट फाइल। मैं बताता हूं, उस पर जाएंगे हम। अब मुझे इंपोर्ट करना है। अब मेरे पास 1000 बच्चों का डेटा है, 1000 बच्चों का डेटा एक्सेल की फाइल में पड़ा हुआ है। आपको देखा होगा जनरल जितना भी डेटा होता है या तो एक्सेल की फाइल में डॉट सीएसवी फॉर्मेट से होता है, ठीक है। तो अब मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, मुझे क्यों डेटा मैं अपना लिखूं अपने हाथ से, जब मेरे पास ऑलरेडी डेटा किसी फाइल में पड़ा हुआ है, या तो जेसन फॉर्मेट में लिखा हुआ है या सीएसवी फाइल में। तो आपने क्या करना है, इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करना है, वो पूछेगा हाँ जी फाइल कहां पड़ी हुई है, तो मैं यहां ब्राउज करूंगा। सपोज मेरे पास एक पोस्ट नाम की एक फाइल पड़ी हुई है, देखो या ऐसा करते हैं, मैंने एक और फाइल बनाया था, चलो अभी तो जेसन का एक ही पड़ा हुआ है, तो मैं यहां पर पोस्ट पे क्लिक करता हूं, ओपन करता हूं, ठीक है। यहां पर आ गया कि ये जेसन फॉर्मेट की फाइल है, उसने अपने आप उठा लिया। और जब मैं इससे इंपोर्ट करूंगा, आप देखोगे ये 1 मिनट के अंदर इसने 100 डॉक्यूमेंट्स को इंपोर्ट कर लिया, 100 रिकॉर्ड्स को इंपोर्ट कर लिया। डन पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे नीचे देखो कितने सारे फॉर्मेट बने, सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, ठीक है। अब आपको इस दूसरे फॉर्मेट में देखना है, टेबल्स की फॉर्मेट में देख सकते हो, देखो कितने सारे रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है। ये देखो, तो आपके पास ऑप्शन हर तरह की मिल जाती है कि आपको डेटा कैसे देखना है, ओके। आप इंपोर्ट करना चाहते हो इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये काम तो हमने पहले भी किया हुआ था यूजिंग कंसोल बेस। अब इसके फायदे जो है जीआई के, बहुत अच्छा फायदा है। मैं ऐसा करता हूं, मैं आपको लिस्ट में जाता हूं, आपको सबसे पहला रिकॉर्ड दिख रहा है पंकज, ठीक है। अगर ये मुझे इस रिकॉर्ड को एडिट करना, मेरे को अपना नाम पूरा लिखना है पंकज कपूर, ये काम अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट से करूंगा तो मुझे एक कमांड लगानी पड़ेगी db.students.update, और उसके अंदर एक प्रॉपर फिल्टर लगा के क्वेरी लगानी पड़ेगी, जो हम आगे जाके सारी चीजें सीखेंगे। बट यहां पर करना बड़ा आसान है, ये देखो बस आपको कुछ नहीं करना है, पंकज के ऊपर डबल क्लिक करना है, ठीक है। और आप राइट साइड में जाओ, पंकज कपूर कर दो, ठीक है। और यहां पर जाओ अपडेट पे, डेटा अपडेट हो गया। फील्ड ऐड करना तो वो भी आसान है, यहां पर जाओ, ठीक है। यहां पर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ऐड फील्ड आफ्टर, एक नई फील्ड ऐड होगी। आपको मन करता है नहीं यार कुछ नहीं करना, मैं इसको रिकॉर्ड ही डिलीट कर देता हूं, तो यहां पर आप क्लिक करो डिलीट। जबकि ये काम अगर हम कंसोल से करें तो वहां पर हमें प्रॉपर कमांड लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जीयूआई इन मामलों में बड़ा इजी है, ठीक है। अभी जो हमने रिकॉर्ड्स ऐड किए, किसमें ऐड किए, जीयूआई में।
और सेम रिकॉर्ड्स आपको कंसोल में दिखेंगे। जैसे भी मैंने पंकज कपूर किया, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं यहां से, यहां पर एक रिफ्रेश का बटन होता है, तो मतलब इसको अपडेट कर दो। अब मैं इसको यहां से डाउन करता हूं और यहां पर हमारा मोंगोडीबी खुला हुआ है। अभी हम कौन से डेटाबेस में हैं? टेस्ट के अंदर। तो मैं कहा था डीबी, शो डीबीज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें कहां जाना है? इस डाटाबेस में जाना है। तो मैं यहां जाता हूं, इसको कंट्रोल सी करता हूं, कॉपी, यूज कमांड करता हूं और राइट क्लिक करना पड़ेगा। यहां पर आपका कॉपी नहीं होता, यहां पर आपका पेस्ट नहीं होता, आपको यहां पर जाना है, राइट क्लिक करना है, आ गया, एंटर प्रेस कर दिया, मैं उस डेटाबेस के अंदर चला गया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा? मुझे पता है कलेक्शन बन गई होंगी, चेक कर लो, शो कलेक्शंस, स्टूडेंट्स और यूजर्स बनी थी। हमने किस में काम किया था अभी? तो हम ऐसा करते हैं, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड डॉट प्रीति। ठीक है, आगे सारे रिकॉर्ड्स, बहुत सारे रिकॉर्ड्स आगे। तो हम सबसे ऊपर वाले रिकॉर्ड पे चलते हैं। अरे पंकज कपूर भी तो आ रहा है। ठीक है, आ रहा है पंकज कपूर। ओके, एक रिकॉर्ड ऊपर वाला आ रहा है, एक रिकॉर्ड नीचे आ रहा है, 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं ना। तो हमने पंकज किया था, उसको कपूर किया था, रिफ्रेश हो गया, और जो रिकॉर्ड्स हमने वहां बनाए थे सारे यहां पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जीयूआई और कंसोल दोनों एक ही पोर्ट के ऊपर हिट कर रहे हैं, एक ही पोर्ट के ऊपर हिट कर रहे हैं। और इससे मतलब क्या होगा? जो भी, चाहे जीयूआई से डेटाबेस में कुछ भी डालो या कंसोल से कुछ भी डालो, दोनों में सेम अपडेशन रहेंगी। ठीक है, ओके। अब ऐसा करते हैं, चलो इंसर्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले ऑपरेशन करते हैं, db डॉट यूजर्स पे चलते हैं। यार यूजर खाली पड़ा हुआ है, नहीं तो ये मिक्स हो जाएंगे। यूजर्स डॉट इंसर्ट, तो पहला इंसर्ट फंक्शन है। इंसर्ट फंक्शन से क्या हो सकता है कि आप एक या एक से ज्यादा रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट कर सकते हो, एक या एक से ज्यादा। तो हम ऐसा करते हैं, कुछ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, रुको, मैं क्या करता हूं, मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। ओके, मेरे पास स्टूडेंट्स के कुछ टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है। एक सेकेंड, कहां गई वो टेक्स्ट फाइल? मैंने अपडेट कर दी क्या? इतनी मेहनत से मैंने एक फाइल बनाई थी, सारी फाइल चलेगी। चलो इंसर्ट 1 पे चलते हैं। यहां कुछ रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स पड़े हैं। यार ये वाली थी कि ये वाली थी? चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, कंसोल पे चलते हैं। यहां मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, वेरिएबल x, या इसको बोलते हैं डेटा, वेरिएबल डेटा, और इसके अंदर मैं अपना डेटा यहां पेस्ट कर देता हूं। आ गया, जो मेरा डेटा था वो मैंने यहां पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? मैंने एक एरे बना लिया, एक एरे बना लिया जिसके अंदर बहुत सारे डेटा पड़ा हुआ है, नेम, एज, एड्रेस। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं इंसर्ट कमांड पे चलता हूं, db डॉट यूजर्स डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर मुझे सिर्फ नाम देना है अपने डेटा का, वेरिएबल का। ठीक है, अब मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा, आप देखोगे वो कह रहा है मैंने 4 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। ठीक है, 4 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। अब मैं जीयूआई पे जाता हूं, क्योंकि हम बार बार फाइंड क्वेरी यहां पर नहीं चलाएंगे, क्योंकि वहां पर हमारे जीयूआई पे सब कुछ दिख तो जाता है और वो दोनों चीजें आपस में सिंक हो है। तो मैं सीधा यहां पर चलता हूं जीयूआई पे, मैं यूजर्स कलेक्शन के अंदर जाता हूं, और आप देखो जो 4 रिकॉर्ड्स थे वो सारे यहां पर भी आ रहे हैं, महेश, टॉम, जहीरा। तो आप देखोगे यही रिकॉर्ड थे जो मैंने डाले हैं, महेश, जहीरा, जक, रोज, यही थे। तो सारे रिकॉर्ड जो मैंने इंसर्ट किए वो आराम से आप जीयूआई पे देख सकते हो। ठीक है, ओके। तो इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से आप एक या एक से ज्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, बट आपका जो रिकॉर्ड, अगर आपके मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे, इट शुड बी इन एरे, इट शुड बी इन एरे। ठीक है, एरे में होना चाहिए।
अब बात करते हैं दूसरे फंक्शन की, दैट इज इंसर्ट वन। अब इंसर्ट वन नाम ही बता रहा है, इंसर्ट वन मींस यू कैन इंसर्ट ओनली अ सिंगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, db डॉट यूजर्स डॉट इंसर्ट वन। ओके, इंसर्ट वन। तो हम इसके अंदर चलते हैं, नेम, ठीक है, पंकज, एज 32 33, एड्रेस चंडीगढ़। ओके, तो मैं एंटर प्रेस करता हूं, ट्रू आ गया, ट्रू आ गया, और यहां पर लिखा आ रहा है रिकॉर्ड इंसर्टेड, रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है, यहां मुझे ऑब्जेक्ट आईडी भी मिल रही है। ओके, तो मेरा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, चेक करते हैं, वहां चलते हैं कंपास के ऊपर, रिफ्रेश करते हैं यहां पर, और नीचे चलते हैं, देखो लास्ट में पंकज आ रहा है, आ रहा है पंकज, एज 33, चंडीगढ़। ठीक है, तो इट मींस सिंक हो रहा है और यहां पर रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इंसर्ट मैनी की, जो कि एक लास्ट फंक्शन है, इंसर्ट मैनी। अब बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर जब इंसर्ट से भी हम मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट मैनी से भी कर सकते हैं, तो डिफरेंस कहां आता है? तो ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन हो सकता है, मैनी और इंसर्ट में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं, आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, यही जो डेटा, दूसरे वाला डेटा उठाता हूं मैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूं। ओके, यहां चलते हैं, db डॉट यूजर्स डॉट इंसर्ट मैनी। ठीक है, अगेन इसके अंदर भी आपका एरे डलता है, इसके अंदर भी आपका एरे डलता है। तो मैं यहां पर राइट क्लिक करता हूं, मैंने कॉपी किया हुआ है, राइट क्लिक किया, रिकॉर्ड्स आ गए, और इसको मैंने बंद किया, मैंने एंटर प्रेस करता हूं, ध्यान से देखना, देखो यहां उसने बोला मैंने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं। यहां का आउटपुट देखो, इसमें आउटपुट क्या आ रहा है, 3 जो रिकॉर्ड इंसर्ट किए उसकी ऑब्जेक्ट आईडी आ रही है। ठीक है, और जो मैंने ऊपर रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे, ऊपर वाला चलते हैं, उसका आउटपुट क्या आ रहा था, ये देखो। नहीं, इसमें क्या होता है, जब आप इंसर्ट ऑपरेशन यूज करते हो तो इंसर्ट के पीछे एक आपका फंक्शन कॉल करता है, दैट इज कॉल्ड बल्क राइट। एक फंक्शन होता है बल्क राइट, वो क्या करता है, जितने भी एरे के अंदर डेटा हो उसको बल्क फंक्शन को कॉल करता है, और बल्क फंक्शन आपके लिए रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता है। बट आप यहां देखो, यहां पर आपको बता रहा है, ऑब्जेक्ट आईडी दिखा रहा है किसी की, जो उसने 4 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं उसका कोई बता रहा है उसकी आईडी क्या है? नहीं। बट अगर आप नीचे वाला देखोगे इंसर्ट मैनी, वहां पर वो उसकी हर एक रिकॉर्ड की एक आईडी दिखा रहा है कि मैंने 3 अलग अलग रिकॉर्ड डाले हैं और तीनों की ऑब्जेक्ट आईडी ये है। ठीक है, तो यहां पर ये किस ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा, बल्क फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा। अगर मैंने इंसर्ट वन में देखा होगा आपने, जब मैंने इंसर्ट वन कॉल किया था तो उसमें भी कुछ ऐसा आ रहा था। ठीक है, और ऊपर क्या आ रहा था, एक्नॉलेज ट्रू, मतलब मैंने डाल दिया रिकॉर्ड, और जो रिकॉर्ड डाला है उसकी आईडी ये है। ठीक है, ओके, मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, सेम फंक्शन हमारे पास भी होता है, जब कॉलेज वाले सैलरीज डालते हैं एक साथ, तो वो बल्क फंक्शन को कॉल करते हैं, तो सैलरी एक साथ क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, बट अगर मुझे कहीं और से सैलरी आनी होती है तो वहां पर वो प्रॉपर एक हमारी डिटेल डालते हैं, बैंक नंबर ये, अकाउंट नंबर ये, IFSC कोड ये, नॉमिनी है, जो भी पर्सन है, अकाउंट नेम, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, आपका डिटेल प्रॉपर बताता है, जबकि बल्क राइट्स के अंदर कोई आपको डिटेल नहीं बता रहा कि ये इसमें, हम बस ये कहता है कि हमने रिकॉर्ड, आपने सैलरी इंसर्ट कर दिया, वो ये नहीं बताता कितने लोगों की सैलरी, कितने, कौन कौन सी आईडी के अंदर कौन कौन सी सैलरी डाली है। यहाँ पर तो आपको एक इंडिविजुअल एरे बना के दिखा रहा है ना, राइट एरर कोई भी नहीं है, कंसर्न एरर कुछ भी नहीं है, 4 रिकॉर्ड डाले हैं, मैच, मॉडिफाई, रिमूव, अपसर्ट। ठीक है, ये कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, मतलब अगर आप डालोगे तो वो बाकी इंफॉर्मेशन मांगोगे तो वो भी बता देगा। ठीक है, ओके, कोई फर्क नहीं है, डेटा दोनों में जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन एंड योर रिक्वायरमेंट। आप चाहे मैनी को कॉल कर सकते हो, सिंपल इंसर्ट को कर सकते हो, अगर आपको पता है सिंगल रिकॉर्ड डालना है तो मैं सिंपल इंसर्ट वन को भी कॉल कर सकता हूँ। ओके,